आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास। तो हमने इससे पहले पढ़ा आपके पास कि आव्यूह और सारणी की मदद से हम किस प्रकार से रैखिक समीकरणों को हल ज्ञात करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं आपके पास, ठीक है। मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं, हम इसका यूज़ करें, ठीक। तो मैट्रिक्स मेथड की मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। तो आपके पास समीकरण दिए हुए हैं। इस केस में आपके पास 3 समीकरण हैं क्योंकि 3 वेरिएबल का यूज़ हम करने वाले हैं। तो देखिए आपके पास सबसे पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम ना आव्यूह के मल्टीपल के का यूज़ करते हुए इक्वेशन के रूप में लेने देगा। देखो, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एज ए एक्स इक्वल टू बी। हम इसको ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में व्यक्त करेंगे, जहाँ हमें अनिवार्य रूप से ए एक्स और बी को परिभाषित करना है। जहाँ देखो आपके पास वेयर ए इक्वल टू ए होता है आपके पास जो इक्वेशंस में एक्स वाई और जेड, तो तीनों वेरिएबल हैं उनके गुणांकों का अवयव आपके पास ये कहलाएगा 1। पहले समीकरण में एक्स का गुणांक -1, फिर वाई का, और जेड का कितना होता है 1। फिर इसी प्रकार से इसका हो गया 2, दूसरे इक्वेशन से 1 और -3, और ये हो जाएगा 1 1 और 1। ये तो हो गया ए। यहाँ पर ये गुणांकों का अवयव हो गया ए। इसी प्रकार से एक्स होता है चरों का अवयव, और ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होने। यहाँ पर चर कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, एक्स वाई और जेड। तो ये कॉलम मैट्रिक्स के रूप में एक्स वाई और जेड। और लास्ट होता है जो इक्वेशन में राइट साइड में जो कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स, यानी बी। कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से हो जाएगा 4 0 और 2। तो सबसे पहले मैंने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या लिख दिया आपके पास, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में व्यक्त किया, जहाँ ए एक्स और बी क्या हैं, ए एक्स और बी आपके पास क्या हैं, 3 मैट्रिसेस हैं। अब इनकी मदद से मैं क्या निकालने वाला, इस इक्वेशन का, इन इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम निकालेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, यानी सारणिक ए का मान। तो आपके पास है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 और 1। तो ये आपके पास आ गया इस आपके पास वर्ग आव्यूह ए के लिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उसका डिटरमिनेंट। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होता है, देखिए। पहले कॉलम के अनुसार करते हैं, पहले पंक्ति के अनुसार 1, ये गुणा हो रहा है 1 माइनस माइनस का +3, माइनस माइनस का +1, क्योंकि बीच में माइनस आता पर -1 है तो क्या हो रहा है प्लस। ये क्योंकि हम पहली बार कई बार कर चुके हैं तो इसमें डायरेक्ट कर रहा हूँ बस। तो हो जाएगा 2 + 3, और इधर हो रहा है +1, और इधर हो रहा है 2 - 1। तो इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास प्राप्त हो रहा है 10 डज नॉट इक्वल टू, ये तो रहा है 3, ये आपके पास 5 और एक ये 6 आपके पास। तो ये कुल मिला के 10 प्राप्त हो, ये आया डज नॉट इक्वल टू 0। मुझे प्राप्त हो सारणी के मान। इसका अर्थ हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका अर्थ है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, और साथ में हम ये भी कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी ये संगत है। और इसका अर्थ है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का आपके पास क्या मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो हम उस यूनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट भी करने वाले हैं। उसके लिए मुझे मैंने सारणी के का मान तो निकाल लिया है फॉर्मूले के लिए, साथ में मुझे निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को निकालने के लिए देखिए आपके पास एडजॉइंट कैसे निकलता है आपको मालूम है। हम सभी अवयवों के सहखंड निकालने वाले हैं, ठीक है। क्या निकालने वाले हैं, सहखंड। देखो आपके पास एक एक करके मैंने कॉलम बनाते जा रहा हूँ आपके पास उस हिसाब से। देखो सबसे पहले लिखा एलिमेंट, एलिमेंट्स को रिव्यू करते हैं ए आई जे के द्वारा। फिर उसके बाद आता है आपके पास उसका माइनर, अवयवों के लिए उसके सहखंड, और लास्ट में आता है कोफैक्टर्स, जिसे निरूपित करते हैं ए आई जे। हमको सभी अवयवों के कोफैक्टर निकालने हैं। देखो जैसे पहला अवयव आपके पास है इसमें A11, तो A11 मुझे इस अवयव ए के लिए A11 मिल रहा है 1। कितना मिल रहा है 1। अब करेंगे क्या, इसका उसका जो माइनर होगा उसको निरूपित करेंगे A11 के द्वारा ही। अब जिस पंक्ति और जिस कॉलम में ये था उसको हटा दिया जाएगा, और अब बाकी जो बचा है उसका क्या कहलाता है, उपसारणी। तो ये हो जाता है 1 -3 1 और 1। तो इसको ये उसका उपसारणी से सॉल्व भी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी 4। तो मुझे पहला जो अवयव उसका उपसारणी प्राप्त हुआ है 4। आगे देखो इसका कोफैक्टर को निरूपित करेंगे A11 के द्वारा। अब थोड़ा ध्यान देना, स्थान के अनुसार
ये सम स्थान पर है, ये विषम उसके देखो इसके जो सबस्क्रिप्ट में जो 2 नंबर है पंक्ति और कॉलम के संख्या को जोड़ दिया जाएगा। 1 + 1 हो गया 2। अगर 2 आपके पास 2 प्राप्त है जो कि क्या आ रहा है सम संख्या है, यानी ये सम स्थान पर है। तो इस केस में जब भी और आपके पास इवन प्लेस होगा, इवन के लिए हमेशा क्या होगा, उप सारणिक का मान का जो होगा वही आपके पास क्या होगा, उसके सेकंड का मान भी हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4। इसी प्रकार अगला एलिमेंट मैंने कहा A12 इक्वल टू कितना है, A12 को जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आपके पास वो आपके पास A12 यहाँ दे रखा है -1, तो उसका उप सारणिक निरूपित करेंगे A12 के द्वारा। वही जिस पंक्ति जिस कॉलम में उसको हटा देंगे तो आपके पास मिल रहा है 2 - 3 1 और 1। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास ये प्राप्त हो रहा है। तो सॉल्व किसको भी किया जाएगा, तो ये हो रहा है 2 और माइनस का +3 यानी 5। तो ये मुझे प्राप्त हुआ 5। पर जब मैं इसके सेकंड की बात करता हूँ, उपसारणी के बाद सेकंड की, तो मुझे मालूम है कि इसका स्थान क्या रहा है 1 + 2 हो रहा है। जब इसका सबस्क्रिप्ट को जोड़ रहा हूँ, पंक्ति और कॉलम की संख्या जोड़ रहा हूँ तो हो रहा है 3। तो कि क्या है 3 आया तो विषम है। तो जब भी विषम आएगा ऐसा अंक स्थान के अनुसार विषम आ रहा है तो ये हमेशा -M1312 के बराबर हो जाएगा, यानी -5 हो गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सारे अवयवों के क्या करना है, सभी अवयवों के जो अवयव हैं उनके लिए अवयवों के लिए पहले सेकंड और फिर उसके लिए उपसारणिक और उसके बाद सेकंड निकालने हैं। ठीक, तो मैं आपको इसी प्रकार देखो सिमिलरली, तो मुझे करना क्या होगा, सभी अवयवों के सेकंड निकालने हैं, और आप निकाल सकते हो देखो। तो इसी प्रकार देखो मैंने आपके पास सभी अवयवों के लिए जो उनके सेकंड थे उनको निकाल लिया है। अब मैं जब एडजॉइंट की बारी है कि तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, अवयवों के स्थान पर हम अवयव के स्थान पर उनके सेकंड रखें और उस अवयव का परिवर्त लेना। तो देखो इस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो जाएगा देखिए 4 - 5 1, फिर आपके पास 2 0 -2 2 5 3, और इस अवयव का लेना है परिवर्त। तो परिवर्त लेने पर आपके पास मिल रहा है देखो एडजॉइंट A इक्वल टू, जब मैं इसका परिवर्त ले रहा हूँ तो मालूम है कि पंक्ति हो जाएगी कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो जाएगा 4 - 5 1, इधर हो जाएगा 2 0 -2 2 5 और 3। तो ये मिल गया आपके पास एडजॉइंट। तो मैंने सारणिक A का मान भी निकाला और एडजॉइंट भी निकाल लिया है, उस अवयव के लिए एडजॉइंट भी ज्ञात कर दिया। तो हमने अभी तक वो दोनों निकाल लिए हैं। तो अब इसके बाद देखो ना, हमारे पास फॉर्मूला है X मैट्रिक्स इक्वल टू 1 सारणिक A एडजॉइंट A × B, ये फॉर्मूला है। तो मुझे जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो आपने 1 सारणिक A का मान निकाला था 10, उसके अतिरिक्त आपके पास देखिए एडजॉइंट भी आपने निकाला, तो एडजॉइंट आपके पास प्राप्त हो रहा था 4 - 5 1 2 0 -2, और इधर 2 5 3, और सारणिक भी आपको कैलकुलेट पहले से करके आपने, तो वो हो जाएगा, वो दे रखा था 4 0 और 2। अब करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास X मैट्रिक्स मिलेगा देखो 1/10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम इस अवयव को B मतलब एडजॉइंट को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है, गुणा कैसे करते हैं पंक्ति को कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये हो रहा है 16 + 0 + 4, ये हो रहा है -20 + 0 + 10। ठीक, और ये 4 + 0 + 6। तो x इक्वल टू ये प्राप्त हो रहा है आपके पास, जो कि सॉल्व करने पर आपके पास हो रहा है 1/10 20 -20 और 10। तो आपके पास जो x मैट्रिक्स था वो था x y z इक्वल टू, अब इसमें भी देखो आपके पास जब ये 1/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा 2 - 2, और सॉरी यहाँ पर पास ये माइनस का +10 हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी +1। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू +1। तो ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल गया आपके पास। ठीक,
तो ये आपके पास सॉल्यूशन मिला है x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1। तो आपके पास इसी प्रकार से आपके पास अन्य क्वेश्चन जो आपके पास तृतीय कोटि होंगे वो भी कुछ ऐसे ही होने वाले हैं आपके पास एक। तो आपके पास थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप इसको एक बार सॉल्व कर लो तो एक बार इक्वेशन में रख के जरूर देखें कि ये उन समीकरणों को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तब तो आपका सॉल्यूशन सही है, पर किंतु अगर वो सॉल्यूशन अगर आपके पास वो संतुष्ट नहीं करते तो उसका अर्थ क्या हो गया, आपके सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गलती हो गई है और उसको आपको दोबारा करना पड़ेगा बस। ठीक, अब जैसे मैंने आपको ये इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया वो भी तृतीय कोटि 3 आपके पास समीकरणों के हल थे, यहाँ पर भी 3 समीकरणों का हल है। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर इस तरफ कांस्टेंट के रूप में 3/2 है, तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई इधर भी कर सकते हो कि 2 को मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 2x - 4y - 2z और उसके बाद सॉल्यूशन। अगर आप वैसा नहीं भी करोगे, सिंपली b को भी वैसे ही रखोगे, b के उसमें इसका 3/2 ही रखोगे तब भी हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ क्या होगा 0x। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equation can be expressed as ax इक्वल टू b। इस रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो हमको परिभाषित करने पड़ेंगे ax और b, जहां आपके पास देखो वेयर, बताओ a क्या होगा। तो a में सिंपली जो इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं x y z के जो गुणांक हैं उनका आपके पास क्या ये अवयव होता है। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास देखो ये हो जाएगा 2 1 1, इधर 1 -2 -1, इधर x नहीं है तो क्या होगा 0। इसका ध्यान देना, अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है तो उसका अर्थ है उसका गुणांक कितना है 0। ये x, ये a हो गया, x हो जाएगा वही वेरिएबल का x y z और b इक्वल टू हो जाएगा इस केस में 1 3/2 और 9। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, हमने उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अवयव के रूप में लिख दिया आपके पास। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सारणी के का मान देखो, देन सबसे पहले सारणी के का मान, तो सारणी के का मान डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसी के हिसाब से। तो हो जाएगा आपके पास देखो, जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो आपके पास 2, ये आपके पास हो गया। देखो पहला अवयव कितना आ रहा है, पहली पंक्ति के अंदर इसी कर रहा हूँ इसका विस्तार, तो ये हो गया 2। इसके हिसाब से आपके पास जब ये गुणा होगा तो ये हो गया +10 और +3, फिर -1 और ये हो रहा है आपके पास -5 और माइनस गुणा हो रहा है ना इधर आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इस 1 के लिए निकाल रहा हूँ तो आपके पास ये हो रहा है -5। अब देखिए इस बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो आपके पास ये गुणा इधर हो रहा है आपके पास। ठीक है, पहले उसके हिसाब से कर रहे हैं तो ये हो रहा है और उसके बाद 0, ये इधर ये इस तरफ। ठीक, और फिर क्या होगा +1 और जब मल्टीप्लाई करें तो 3 -0, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये तो रहा है -5 + 5, ये हो गया 5 3 8 और ये आपके पास और था 13 13 दूना 26 26 और 8 34, तो ये हो गया 34। डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब इसके लिए 34 होने का मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यानी ये आपके पास क्या है, आपके पास जो इक्वेशन का जो सिस्टम दिया है वो संगत है और इसका भी क्या होने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन। तो मैंने ए इनवर्स निकाल रहा है आपके पास, मतलब इसका अर्थ क्या है, सिस्टम ऑफ क्या है, इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन भी होने वाला है, वो हम कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक, मैंने सारणी का मान निकाला, क्या निकाल गया, अब रह गया आपके पास सेकंडज निकालना। तो सेकंडज निकालना मैंने आपको बताया हुआ है, सभी अवयवों के को फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, देखो को फैक्टर्स क्या मिलने वाले हैं। तो मैं को फैक्टर निकालने वाला हूँ आपके पास। ठीक है, तो आपको मैंने विधि बता दी है तो मैं उसको डायरेक्ट लिखने वाला हूँ आपके पास। देखो तो मैं को फैक्टर निकाल रहा हूँ आपके पास, तो को फैक्टर निकालने का जो तरीका है मैंने आपको बताया हुआ आपके पास। ठीक, तो मैंने को फैक्टर निकाल दो, को फैक्टर ही आ रहे हैं, आपको मैंने मेथड बता दिया आपके पास। ठीक, तो ये को फैक्टर हैं, तो इसके लिए एडजॉइंट क्या होगा आपको मालूम है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, पंक्तियों के और अवयवों के स्थान पर उनके को फैक्टर लिख दिया जाएंगे, मतलब 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 ऐसे क्या लेना है, परिवर्त। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट मिल गया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5। तो ये इसका उस अवयव जो ए हमने बनाया था उसके लिए एडजॉइंट निकल गया। तो हमको मालूम है
हमको सॉल्यूशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है x इक्वल टू 1 सारणी के एडजॉइंट ए इंटू बी, और इसमें जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास मिल रहा है, देखो इसकी वैल्यू आई थी 1/34 और एडजॉइंट निकला है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, और इसको मल्टीप्लाई करना है b से जो कि पास था 1 3/2 और 9। तो मल्टीप्लाई करना हमको आता तो मल्टीप्लाई करके पास वो क्या मिलता है आपको, देखिए ये हो रहा है 1/34, ये गुणा होगा तो 13 हो गया, अरे गुणा और तो 2 से 8 कट रहा है तो 4 और 4 + 12 + 9 ये आया। इसी प्रकार से अगला आपके पास आ रहा है 5 -15 + 27, और आपके पास आगे आ रहा है 3 -9 -45, यानी आपके पास हो रहा है 1/34। जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो रहा है 34, ये 17 और ये हो रहा है -51। तो यानी x आवी जो आपके पास था x y z इक्वल टू मुझे प्राप्त हुआ है, जब 1/34 गुणा होगा तो ये हो गया 1/2 और माइनस, देखो आपके पास ये 3/2। तो सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 और z इक्वल टू -3/2। तो करना क्या आपके पास सिंपल सा आपके पास है कि अभी को फैक्टर निकालते जाने हैं, उसके बाद सेकंड निकाला तो ये फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ, तो सारणी के का मान का यूज़ करते हुए और बी का यूज़ करते हुए हम इजीली क्या करते हैं एक्स वाई और जेड का मान, पर अनिवार्य क्या है ये जीरो नहीं होना चाहिए। सारणी के का मान अगर जीरो होगा तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं होने वाला आपके पास। ठीक।